नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज चर्चा करेंगे भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट के विषय में। ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोग भूगोल विषय जो हम आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उस विषय के विकास की हम चर्चा करते हैं। उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आज जो भूगोल विकास हुआ है वो किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, उनके किन किन विद्वानों ने उनका सराहनीय योगदान रहा है, किन किन देशों का, किन किन संस्थाओं का, ये सारे क्रम को हम लोग पढ़ते हैं, इसके अध्ययन करते हैं। आमतौर पर भूगोल विषय एक व्यापक विषय माना जाता है, क्योंकि भूगोल में बहुत सारे विषयों का समावेश होता है। इस कारण से भूगोल विषय को सभी विषयों की जननी या माँ भी कही जाती है। ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो भूगोल विषय की चर्चा करने के पहले हम यह समझेंगे कि हम लोग इन किन प्राक्रीन किसी न किसी रूप से सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव एवं विकास काल से ही भूगोल से हम लोग जुड़े रहे हैं, क्योंकि भूगोल का परिचय ही पृथ्वी एवं उससे संबंधित अवयवों का अध्ययन होता है, और हम बिना पृथ्वी एवं इससे संबंधित अवयव में हम सारे समाहित होते हैं। यह भूगोल का ही विषय वस्तु है। जब भूगोल विषय की हम बात करते हैं तो इसका विकास दो चरणों में हुआ। मूलतः एक चरण था 700 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का, 300 या 400 ईस्वी तक का, कहीं कहीं 300 या 400 ईस्वी भी मिलते हैं। और दूसरे चरण थे 18वीं शताब्दी के बाद का, जो अब तक रहा, जिसे एक चिर संवतकालीन भौगोलिक इतिहास और दूसरा आधुनिक भूगोल बोला जाता है। अब इस दरमियान अब बीच का जो काल रहा, यानी कि 300-400 से लेकर के 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच का एरा जो रहा, इसमें क्या हुआ? क्या इसमें भूगोल विषय का विकास नहीं हुआ, रुक गया, बाधित रहा? क्या रहा इस समय? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या इस समय भूगोल विषय के विषय में जानने वाले, समझने वाले, अध्ययन करने वाले नहीं थे? तो यह भी एक प्रश्न रहता है जो उसको हम देखेंगे। अब जो प्राचीन भूगोल यानी कि चिर संवतकालीन जो भूगोल रहा, जिसकी शुरुआत यूनान से होती है, जिसमें बड़े विद्वान हिकैटियस, इरेटोस्थनीज जैसे रहे हैं, उनमें तो भूगोल के पिता विषय के हिकैटियस को ही कहा जाता है, और इरेटोस्थनीज ने भूगोल टर्म शब्द ज्योग्राफी को दिया। इसके बाद रोम में भी भूगोल फला फूला, पोम्पियस मेला, ये सब वहीं के स्ट्रैबो, वहीं के प्लिनी, रोम के ही विद्वान रहे। तत्पश्चात यूनान, रोम के पश्चात आधुनिक भूगोल की जब शुरुआत होती है तो जर्मनी का काफ़ी देन रहता है, यानी कि 18वीं शताब्दी के बाद में जर्मनी के बाद फ्रांस के बाद आपका अमेरिका का, फिर ब्रिटेन का, रूस का, क्रमबद्ध इस ढंग से भूगोल के विकास में सराहनीय योगदान रहा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं चिर संवतकालीन, यानी कि इसके क्रम को चिर संवतकालीन देखिए। इसके बाद मध्यकाल में क्या हुआ? तो जब दो खंडों में हमने भूगोल को पढ़ा, इसके क्रम को, तो एक चिर संवतकालीन, एक आधुनिक भूगोल। अब है कि 400 से 1200 ईस्वी तक काल को डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज का मतलब हुआ कि अंधकार युग। क्यों कहा गया? क्योंकि पूरा यूनान में धर्म का प्रकोप बढ़ गया था, भूगोल विषय को धर्म से जोड़ा जाने लगा, वैज्ञानिक चिंतन का अभाव हो गया। इस दरमियान पूरे जब दुनिया डार्क एज में थी, तो पूरा यूनान डार्क एज में था, तो अरब जैसे मुल्क में भूगोल का विकास हो रहा था। वहाँ कुछ बड़े ग्रंथों की रचना हुई थी, बड़े विद्वानों का योगदान रहा था।
जिसमें अलमसुद्दी, इब्न खालदून, इब्न बतूता जैसे विद्वान रहे हैं। और यह काल उनका जो था 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी का रहा, यानी कि 400 से लेकर के 1200-1300 ईस्वी तक का काल डार्क एज कहा जाता है। लेकिन इसी एरा में 800 से 1200-1300 के बीच में अरबों में भूगोल का विकास हो रहा था। हालांकि बाद के दिनों में, आधुनिक काल में, यह भूगोल की मान्यता उतनी नहीं रही, क्योंकि यह भी अंततः किसी न किसी रूप से धर्म से जोड़ दिया गया था। वैज्ञानिक कारणों का, विश्लेषण का अभाव था। फिर इसके बाद 1200-1300 ईस्वी के बाद पुनर्जागरण का काल आता है भूगोल विषय में, और उत्थान होना भूगोल विषय का शुरू हो जाता है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए थे। वारियनियस महोदय इसी क्रम के विद्वान थे जिन्होंने द्वैतवाद की शुरुआत की थी। द्वैतवाद क्या है ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब द्वैतवाद की चर्चा करेंगे तो उसमें बहुत सारे द्वैत के विषय में भी चर्चा करने होंगे, जिसमें संभववाद, नियतिवाद, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, समान भूगोल, विशिष्ट भूगोल, सैद्धांतिक भूगोल, सारे की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद आधुनिक भूगोल में जब 18वीं शताब्दी में भूगोल का विकास शुरू हुआ तो जर्मनी में इसके बड़े विद्वान हम्बोल्ट एवं रिटर हैं, जिन्हें आधुनिक भूगोल के जनक या पिता कहा जाता है। 3 टर्म। पहला, भूगोल के पिता हिकेटियस, यानी विषय का। दूसरा, भूगोल टर्म, ज्योग्राफी के पिता इरेटोस्थनीज। तीसरा, आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट एवं रिटर। खंड को दिमाग में रखना है। एक चरण चिरसंवतकालीन 700 ईसा पूर्व से 3 से 400 ईस्वी तक, 3 से 400 से लेकर के 1200-1300 ईस्वी के बीच का डार्क एज, लेकिन 800 से 1200 ईस्वी के बीच में अरबों में भूगोल का विकास। तीसरा, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे पुनर्जागरण का काल 1300 से 18वीं शताब्दी तक, और इसके बाद आधुनिक भूगोल जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन खंडों में हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे, भूगोल विषय के विषय में जानेंगे, और इन खंडों में 2 खंड 2 टाइप से पढ़ेंगे कि भूगोल का विकास कैसे हुआ। एक कि भूगोल में पढ़ना क्या है, और दूसरा भूगोल को पढ़ना कैसे है। इन चीज़ों में भी द्वंद्व उत्पन्न हुए, द्वैत उत्पन्न हुआ। तो इसको हम आगे अच्छे से करेंगे जब हम इस विषय की वस्तु पर चर्चा करेंगे। आगे इसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, तब हम चर्चा करेंगे कि इनके कौन कौन से विद्वान, किन किन देशों के विद्वान, किन किन संस्थाओं का योगदान भूगोल विषय को बढ़ाने में, या आज हम जो देख रहे हैं वो रहा है। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से निकलते हैं, यहाँ तक यदि संक्षिप्त में समझे हो तो क्वेश्चन निकलते हैं ऑब्जेक्टिव में, यूजीसी में, नेट जेआरएफ में, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसी ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल के पिता इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तो इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता यानी कि विषय पूछ रहा है तो हिकेटियस। आधुनिक भूगोल हम्बोल्ट एवं रिटर। फिर इसी में पूछे हैं डार्क एज कब रहा, अरबों में भूगोल का विकास कब हुआ। इस ढंग से उनके विद्वान के नाम रहते हैं। रोम के 4 विद्वान दे देंगे और उसमें से सीरीज रहते हैं। यूनान के 4 विद्वान, उनमें से सीरीज रहते हैं मैच करने के लिए। तो ये जब हम उसमें पढ़ेंगे, लिखेंगे तो चीज़ों को समझेंगे और उसको लेखबद्ध किया जाएगा और समझाया जाएगा। इसमें फिर रहता है कि जब भूगोल का क्रम ऐसे रहा स्टेप बाय स्टेप, तो क्या भूगोल का मेंस टाइप का क्वेश्चन, द्वैतवाद क्या है, नियतिवाद क्या है, प्राकृतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल क्या है, विशिष्ट बनाम सामान्य भूगोल क्या है, तो इस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। संभववाद क्या है, प्रासंभववाद क्या है, विद्वान हुए, है ना। हम्बोल्ट एवं रिटर जब दोनों एक ही विचारधारा के प्राकृतिक भूगोल यानी कि नियति के समर्थक थे, तो उनमें विभाजन क्यों हुआ, दोनों किन मतों से विभेदित थे। तो वो दोनों एक ही मत के समर्थक थे
और एक ही विषय वस्तु के समर्थक थे कि भूगोल में पढ़ना क्या है, तो भौतिक भूगोल पढ़ना है यानी नियति पढ़ना है, प्रकृति पढ़ना है। लेकिन उनके भूगोल को कैसे पढ़ा जाए उसमें उनका विभेद था, दोनों में मतभेद था, हाउ टू स्टडी। तो एक ने प्रादेशिक भूगोल और एक ने क्रमबद्ध भूगोल की रचना किया। प्रादेशिक भूगोल रीडर का रहा और क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हम्बोल्ट महोदय का रहा। अब किसी को कुछ होने के लिए उसके विचार, उसके व्यक्ति, उनकी थॉट होने के लिए उनकी पृष्ठभूमि का बड़ा योगदान होता है, सारे लोग का, हम हो, आप हो, कोई विद्वान हो। तो दोनों की पृष्ठभूमि को हम भी देखते हैं कि हम्बोल्ट किस पृष्ठभूमि में पला बढ़ा, कैसे वो जन्म लिए, कहाँ रहते थे, किन घराने में हुआ, उनकी विषय वस्तु क्या थी, रीटर क्या थे, तो अपनी पृष्ठभूमि। तो ज्योग्राफी वही है ना कि ज्योग्राफी यह बताती है या समझाती है कि मानव या जितने भी स्थल पर प्राणी हैं उनकी वहाँ की स्थलाकृति उनको उस योग्य बनाती है। क्लाइमेट, भौगोलिक संरचना, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की आबो हवा उस अनुरूप से ढालती है, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि। तो वो हम देखेंगे कि कैसे क्या रहा उनका। अब हम्बोल्ट की शिक्षा दीक्षा कैसी रही, रीटर का कैसा रहा, हम्बोल्ट किस परिवार से आते थे, रीटर किस परिवार से आते थे, उन लोगों का शैक्षणिक योगदान कहा कैसा रहा दोनों का। तो दोनों में विभेद हुआ कि हम ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ें। एक कहा कि हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, एक ने कहें कि हम प्रादेशिक पढ़ेंगे। तो आगे इस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।